हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं रेलवे की दुनिया में। नोटिफिकेशन आ चुका है, आगाज शुरू हो चुका है एग्जाम्स का। नवंबर के महीने में आपकी एएलपी टेक्नीशियन और जेई के एग्जाम होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, और संभावना है दिसंबर जनवरी फर्स्ट में एनटीपीसी भी हो जाए। आरपीएफ के एसआई के एग्जाम है, तो उन सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए एमसीक्यूज मोस्ट टॉप 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के ऊपर डेली रूटीन वाइज हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन पर डे यहाँ पर लाएंगे। मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन दोस्तों, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, कोई सा सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे ट्रेड का सब्जेक्ट हो, उसका सबके ऊपर डेली 100 क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों। हर सब्जेक्ट के मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। देखिए शुरू करते हैं दोस्तों, हमारा सेशन क्या है, आइए पूरी जानकारी लेते हैं। आ जाइए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे चैनल का नाम है दोस्तों, यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साइंस क्लास दोस्तों, आज हमारी है साइंस क्लास। टॉप 100 क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन है। पेपर सेट है 1, सेट नंबर 1 है दोस्तों। आरआरबी, जेई, एएलपी, एनटीपीसी टेक्नीशियन एंड आरपीएफ सबके लिए मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस 2024 के एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर ले चलते हैं आपको रेलवे की दुनिया में। पहला क्वेश्चन, आइए दोस्तों साइंस का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्या कह रहा है, क्या जवाब देना है इसका। देखो, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग जो मशीन होती है दोस्तों, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा दोस्तों, अपकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय बल क्या होता है दोस्तों, ये ठोस तरल मिश्रण से कणों को त्वरित निपटान बढ़ा देने के लिए अपकेंद्रीय बल का हम यूज करते हैं। तो जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन दोस्तों क्या काम करती है। वॉशिंग मशीन काम ये होता है, जो कपड़े के अंदर जो मैल होता है, जो ठोस कण होते हैं, एक तरह से उनको पानी में साफ लिक्विड मिला करके उनको साफ करने का काम करते हैं। और वो कौन सा होता है दोस्तों, हमारा अपकेंद्रीय बल। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड कौन सा होता है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 अपकेंद्रीय बल यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, इसको जूम करते हैं। आ जाइए, देखो यहां आपको दे रखा है कि नमूना गैस के 0.108 मोल में 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.505 लीटर की मात्रा होती है। इसके द्वारा दाब कितना बढ़ता है, दाब कितना बड़ा है। तो दोस्तों यहां पर n बराबर दे रखा है मोल, n बराबर हमको कितना दे रखा है, 0.108 मोल दे रखा है। ठीक है, इसको मोल लिख लो एक तरह से, एम ना लिख करके। उसके बाद में दोस्तों v दे रखा है हमको सेल्सियस पर, इसकी जो मात्रा है वो 0.505 लीटर दे रखी है इसकी। ठीक है, अब इसमें t बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर होता है दोस्तों 293 केल्विन। ये हमारा क्या होता है, इसका डिग्री सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, टेम्परेचर निकालने का प्रकार से, टेम्परेचर फाइंड आउट करने का लिए ये फॉर्मूला होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम R बराबर क्या लेंगे, R बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पर ज्ञात करने पर 0. जो हमारा था 8206 लीटर ATM एटमोस्फेयर मोल किया जाएगा दोस्तों, मोल के यहां पर आ जाएगा। किसके अनुसार, इन दोनों की गणना करने के अनुसार, और किसमें, इसमें रखने पर। ठीक है, अब हमको यहां पर P ज्ञात करना है दोस्तों, P यानी प्रेशर, दाब। अब हमको इसका दाब ज्ञात करना है। अब दाब ज्ञात क्या करते हैं दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण पढ़ाएगा कभी 11th क्लास की केमिस्ट्री का क्वेश्चन दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण
पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी पढ़ा होता दोस्तों, पीवी बराबर एन आर टी ये होता है। ठीक है, पी प्रेशर, वी इसका वेलोसिटी है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर इसका दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी निकली है इसकी, और टी इसका टेम्परेचर है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या याद करना है दोस्तों, पी याद करना है। अब हमने जैसे लिखा है यहाँ पर पीवी बराबर एन आर टी, इस फॉर्मूले के अनुसार हम चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र के अनुसार चले दोस्तों। अब हमको पी याद करना है, पी याद करेंगे तो एन आर टी अपॉन में वी हो जाएगा, ट्रांसफर मेथड। ठीक है, अब वैल्यू रख दो 0.108 गुणा 0.8206 गुणा टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पर 293 डिग्री सेल्सियस, अपॉन में वी का मान दे रखा था दोस्तों 0.505, यहां पर वी का मान दे रखा था। अब इसकी कैलकुलेशन करो दोस्तों, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, तो ये देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या, ये इस पॉइंट से तो इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। ठीक है, चला गया ना। अब इनको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करने पर दोस्तों हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.1480 एम, 5.1480 एम इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों ये इसका राइट आंसर है, इसकी कैलकुलेशन करने पर। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम दोस्तों क्या होता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है दोस्तों, किसका, जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर 3 जड़त्व का नियम होता है दोस्तों। ये किसी जड़ता है किसी वस्तु की विशेषता को दर्शाता है, जड़ता के द्वारा किसी वस्तु की विशेषता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है दोस्तों जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन बम इसके सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन जो बम बनाते हैं दोस्तों न्यूक्लियर, वो कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं दोस्तों, नाभिकीय संलयन, इस पर नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय विखंडन तो क्या होगा, उसको तोड़ेगा, ये तो बना रहा है ये तोड़ेगा, न्यूटन का नियम कूलॉम का नियम अलग चीज है। तो यहाँ पर क्या है, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय संलयन। किसके आधार पर, नाभिकीय संलयन के आधार पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट इस पर काम करती है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है दोस्तों, लिफ्ट होती है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, एकदम से नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे जाना, उसमें पता ही नहीं चलता कि कितने से टाइम में हमने कितनी सीढ़ियां कवर कर ली है, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है दोस्तों। और ये कौन से प्रिंसिपल काम करते हैं, पास्कल के नियम पर। कौन पर, पास्कल के नियम पर काम करते हैं। एक तरल पदार्थ जो एक पात्र में स्थिर होता है, पास्कल नियम का नियम क्या है, एक तरल पदार्थ जो एक निश्चित अवस्था में स्थिर रहता है दोस्तों, और द्रव के एक हिस्से पर लगाया जाने वाला बल दाब समान रूप से द्रव के सभी भागों में प्रेषित करता है। ये हमारे पास्कल का नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम के नियम का सूत्र I बराबर V अपॉन में R, V बराबर में I R। ठीक है, I करंट है, V वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है, V बराबर I R। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा ओम का नियम, V बराबर I R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों के मध्य विभवांतर के बीच संबंध बताता है, विभवांतर के बीच संबंध बताता है दोस्तों। अब देखो, दिमाग लगाना है थोड़ा सा अपना, अभी जो किया है वही है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम, कौन से नियम के बारे में बताना है, तो धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने पर, यानी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, करंट प्रवाहित कर रहे हैं दोस्तों I, उसके सिरों के मध्य विभवांतर के बीच वोल्टेज V के बीच में प्रतिरोध बताता है, इस तरह से उसके बीच में संबंध बताता है, वही I बराबर वी आर, ओम का नियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसका नियम दोस्तों, ओम का नियम। सॉरी दोस्तों, ओम का नियम भी आ रहा ना, वो आवेश का नियम है।
ऑप्शन नंबर 3, जल्दबाजी में कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 आएगा दोस्तों यहाँ पर ओम का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स का नियम किस पर आधारित है? चार्ल्स का नियम दोस्तों किस पर आधारित है? गैस पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चार्ल्स का नियम गैस पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम पनडुब्बियों के पानी के नीचे के संचालन के लिए जिम्मेदार है? पनडुब्बियों के पानी के नीचे के संचालन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। कौन सा नियम है दोस्तों? आर्कमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। आर्कमिडीज का सिद्धांत होता है, वो क्या करता है? ग्रेविटी को नीचे से ऊपर की ओर उठाता है। तो पनडुब्बियां क्या होती है? पानी के नीचे के संचालन के लिए। जब ग्रेविटी नीचे से ऊपर उठती है तो पनडुब्बियां पानी के ऊपर ऑटोमेटिक तैरने लग जाती हैं, डूबते नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। देखिए, विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी भी वही इलेक्ट्रॉन का रूप होती है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमेय पर वेंचुरी मीटर कार्य करता है? जहां प्रमेय आ जाए तो प्रमेय अपने दोस्तों बर्नौली प्रमेय याद रखनी है। मोस्ट फेमस प्रमेय 11th 12th क्लास की बर्नौली प्रमेय। क्या पूछा गया है कि किस प्रमेय पर वेंचुरी मीटर किस प्रमेय पर काम करेगा? बर्नौली प्रमेय पर काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आ जाइए। यदि मरकरी Hg 92.6 ग्राम, ऑक्सीजन के 7.4 ग्राम, ये सात प्रतिक्रिया होती है। मरकरी और ऑक्सीजन के ये दोस्तों इसके ग्राम पॉइंट दे रखे उनकी होती है। तो मरकरी का ऑक्साइड बनाता है दोस्तों, क्या बनाता है? Hg2O, मरकरी ऑक्साइड बनाता है, या HgO2 बनाता है, ऐसे मान लो इसको, या 2HgO मान लो इसको दोस्तों। अब इसको आपको करना है कैसे, क्या यहाँ पर ये बनाता है। मान लो हमारा मरकरी ऑक्साइड है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए HgO है ना, और उसको कैसे रिलेशन करेंगे उस चीज के बारे में देखते हैं। 92.6 प्लस 7.4, इसको ऐड करने पर, इनको ऐड करेंगे दोस्तों, ये जाओ 100 ग्राम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 100 ग्राम यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो घनत्व होता है दोस्तों मरकरी ऑक्साइड का, इसका जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी होता है दोस्तों 11.14 ग्राम पर सेकंड होता है दोस्तों। ये भी याद रखने की बात है, मरकरी ऑक्साइड का घनत्व 11.14 मीटर पर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसाक बोल दो, आइजैक बोल दो। इसाक न्यूटन ने कहते कि कितने नियम दे? कितने नियम दोस्तों? पहला नियम, दूसरा, 3 नियम देते। जड़त्व का नियम, हाँ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जड़त्व का नियम था, बलागों का नियम था, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था दोस्तों। 3 नियम थे न्यूटन के, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो उसने 3 नियम यहां पर दिए थे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर दोस्तों? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो उड़ता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ेगा। अगला देखो दोस्तों, गैस या द्रव में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, जहां पर प्रकीर्णन आ जाए उस चीज के रूप में जाना जाता है टिंडल प्रभाव के रूप में। टिंडल प्रभाव होता है ना, और टिंडल प्रभाव किसके लिए होता है? सूर्य का चमकना, सूर्य का सुबह शाम के उसमें लाल दिखाई देना, पीला दिखाई देना, वो भी दोस्तों टिंडल प्रभाव है। जो बहुत छोटे छोटे कणों के प्रकाश को प्रकीर्णन करता है, और प्रकीर्णन की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर हमारा टिंडल प्रभाव होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गणितीय रूप में बॉयल के नियम को रूप में व्यक्त किया जाता है। P1 V1 P2 V2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। P1 V1 P2 V2 दोस्तों, यहां पर इसको व्यक्त किया जाता है। अब P क्या है दोस्तों? P बराबर क्या है? प्रेशर, दाब, और V क्या है दोस्तों? हमारा यहां पर वॉल्यूम, बोले तो आयतन।
है ना। इनकी रेंज है P1 V1 P2 और V2, ये दोनों इसके समान है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंटेन पेन। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फाउंटेन पेन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? केसी तत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। और केसी तत्व सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? बहुत बारीक कण, बहुत महीन कण होते हैं जो हमारे निब के, उसमें से साई आती है बिल्कुल एक सटीक तरीके से। अगर वो चीज ना हो तो शायद बहुत ज्यादा फैले, कॉपी खराब हो सकती है, उससे कागज खराब हो सकता है। तो जो केसी तत्व का सिद्धांत होता है उस पर दोस्तों हमारा फाउंटेन पेन काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम की अवधारणा का परिचय देता है। क्या देता है दोस्तों? बल। क्या देता है? बल। F बराबर ma, इसका बल बराबर होता है इसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के। बल किसके बराबर होता है दोस्तों? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है न्यूटन की गति का दूसरे नियम की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी पढ़ा था हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एक ही बात है, पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर सेकंड, आगे बढ़ते जाओ। आगे देखो, जड़ता किस समानुपाती होती है? द्रव्यमान। जड़ता किसकी समानुपाती है दोस्तों? द्रव्यमान की समानुपाती होती है। निम्नलिखित में से किसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी? वेव थ्योरी ऑफ लाइट दोस्तों यहां पर किसने दी थी? हाइजेंस ने। किसने दोस्तों? हाइजेंस ने इसकी स्थापना की थी, इसकी वेव थ्योरी ऑफ द लाइट, ऑफ लाइट दी। याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में, किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? न बनाया जा सकता है दोस्तों, न नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम। ऑप्शन नंबर सेकंड, द्रव्यमान संरक्षण नियम। ये रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों, भौतिक अभिक्रिया में ऊर्जा, यहाँ पर द्रव्यमान है, वहां पर ऊर्जा आएगा। ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, तो वहां पर दोस्तों ऊर्जा संरक्षण नियम हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए मॉलिक्यूलर, द्रव्यमान याद रखना। फिजिक्स के लिए एनर्जी याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति एक नियत चाल से गतिमान लिफ्ट में होता है, एक नियत चाल से उस गतिमान लिफ्ट में होता है, तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब दोस्तों एक चीज देखो, अब लिफ्ट, गतिमान लिफ्ट में कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नियत रहेगा इस तरह से। अगर वो खुद चल रहा है, खुद गतिशील अवस्था में जा रहा है, उस रुके हुए ट्रेन के अंदर जा रहा है, किसी स्टेशन पर जा रहा है, सड़क पर चल रहा है, तब भार पर दोस्तों लॉस या प्रॉफिट होता है, तो वहां पर भार पर, वेट पर फर्क पड़ता है। लेकिन वो तो एक माध्यम से जा रहा है, साधन के माध्यम से जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों भार परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सी आंसर होगा दोस्तों हमारा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ये कुछ नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी नहीं इसमें। नियत चाल से गतिमान लिफ्ट में, नियत चाल से गतिमान लिफ्ट में तो ये संभावना है नहीं, सिर्फ भार अपरिवर्तित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो क्या होगा? अरे नॉर्मल सी बात है, यदि अब बर्फ क्या है, वो भी पानी के कण है, जम है पानी कण, दूसरे पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे पिघलेगा, और पिघलेगा तो जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर पूर्ववत रहेगा नहीं। इसमें देखो दोस्तों, जल स्तर को देखना है। आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं, अब बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है, तब उसमें दोस्तों क्या होगा? कंडीशन थोड़ी सोचने लायक है। ठीक है, ये मान लो कोई ग्लास है, अब इसमें ये पानी डाला गया है और इसी में दोस्तों बर्फ के कण दे रखे हैं, तो ये बर्फ के कण जैसे जैसे पिघलेंगे, ऑब्जर्व होंगे, तो इसी पानी में अपने मॉलिक्यूल्स को बना लेंगे। जल स्तर बढ़ेगा लेकिन हल्का सा बढ़ेगा, उसमें इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो उसको पूर्ववर्ती बोला जाएगा। तो जल स्तर दोस्तों पूर्ववर्त रहेगा। ये अल्प मात्रा के लिए ना, ज्यादा मात्रा के लिए करते जाओगे, यहाँ पर मात्रा देखो एक गिलास है, इसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादा करोगे, ज्यादा बड़ी बर्फ डालोगे तो धीरे धीरे पानी का जो पानी है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब एक टम्बलर के ऊपर रखा गया कार्ड उंगली से झटकाया जाता है,
किसी बर्तन के ऊपर कोई कार्ड रखा गया है, उसको उंगली से दोस्तों झटकाया जाता है, तो उसके ऊपर रखा सिक्का टम्बलर में गिरता है। तब उसके ऊपर रखा हुआ सिक्का टम्बलर में गिरता है दोस्तों। तो ये कौन सा नियम है? किसी चीज को टक्कर मारा, टक्कर मार के उसकी गति में, अवस्था में बदलाव आया, वो होता है दोस्तों न्यूटन की गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम। इसका जड़त्व का नियम यहां पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक चालक का प्रतिरोध इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ये पढ़ा होगा आपने, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ये रेजिस्टेंस क्या होता है? इसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों ना। आगे देखो, किरचॉफ का संधि नियम किसका परिमाण है? किरचॉफ का संधि नियम किसका परिमाण है दोस्तों? विद्युत आवेश का संरक्षण। जहां विद्युत आवेश संरक्षण की बात की जाए वहां किरचॉफ साहब को याद कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वंस मोर। प्रत्यावर्ती धारा एसी में धारा की दिशा और परिमाण कब बदलते हैं दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, अल्टरनेटिव करंट एसी, तो उसमें दिशा और परिमाण कब बदलेंगे, किस स्थिति में बदलेंगे, वो आपको यहां पर देखना दोस्तों। किसमें बदलेंगे? वो आवर्ती रूप में। किसके? आवर्ती रूप में। अच्छा, आवर्ती रूप क्या होता है दोस्तों? दिष्ट धारा, जब दिष्ट धारा से उसकी मुलाकात होगी उसकी दोस्तों यहां पर प्रत्यावर्ती धारा की, तो उसके आवर्ती रूप में उसके परिणाम और दिशा दोनों बदल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? कौन सा दोस्तों? विद्युत ऊष्मक धारा के अनुसार चलता है, विद्युत बल्ब धारा आती है, विद्युत स्त्री में धारा आती है, तीनों में करंट आता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में आता है लेकिन दोस्तों उसको बाहर फ्लो नहीं किया जाता। ओके, ऑप्शन नंबर 4 वंस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिचालक वह पदार्थ है जो निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? अतिचालक वह पदार्थ है जो निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं दोस्तों? तो इसके लिए हम जानते हैं, देखो, कम तापमान पर बिजली का संचालन करते हैं? नहीं। धाराओं के प्रवाह के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं? नहीं। धारा प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करते? बिल्कुल। प्रतिरोध को हटाते हैं तभी तो उसको लगाते हैं अतिचालक को, सही है। उच्च तापमान पर बिजली का संचालन करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है हाई रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर पर हो, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ओनली फॉर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धारा प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करते। अरे प्रतिरोध आ रहा है तो प्रतिरोध प्रदान कैसे नहीं होगा? प्रतिरोध के बिना संभव नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, उसका ना कुछ तो रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसे देखो, डी को क्या बोलते हैं? डायोड ना, ये ऑप्शन नंबर 2 है। एलईडी के संदर्भ में लाइट इमर्जिंग डायोड। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत एक चालक नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? अशुद्ध जो डर्टी वाटर होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 और 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 और 6 ये दे रखे हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध R इक्वल टू दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 से लेकर के Rn तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू दोस्तों 12 ओम। क्या आ जाएगा? 12 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार हमको इस क्वेश्चन की रीच देखनी है, क्वेश्चन पर पहुंचना कैसे है और तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार किससे बना होता है?
बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार किससे बना होता है? तो होता है दोस्तों सीसा टिन का मिश्र धातु, सीसा और टिन का मिश्र धातु पर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम B बराबर आई आर, फिर से आ गया। हेनरी नियम से किसकी इकाई है? हेनरी किसकी इकाई है दोस्तों? तो आपको हेनरी बताता है प्रेरक तत्व। ओके, प्रेरक तत्व की इकाई है हेनरी। एक विद्युत जनित्र में क्या होता है? एक विद्युत जनित्र में दोस्तों क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर होते हैं दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस सेकंड के लिए 20 म्यू ए की धारा एक तार में प्रवाहित होती है। तार के माध्यम से आवेश क्या है? उसका ट्रांसफॉर्मेशन आवेश यहां पर क्या होगा? 3 दूनी 6 दोस्तों, ये हो गया। तो 6 तो आएगा ही आएगा, और 6 यहां पर 1 में आ रहा है, तो ऐसे लगा लो। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अरे 6 गुणा 10 की पावर 2, ठीक है। और ये कितना होता है दोस्तों? माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 की पावर 6 प्लस क्या है ऊपर जाएगा 6 गुणा 10 की पावर 4, सॉरी 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, ऑप्शन नंबर 4। हम उसे सुरक्षा उपकरण का नाम बताइए, विद्युतीय उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, आग लगने की संभावना से बचाता है। कौन से दोस्तों? फ्यूज। फ्यूज भांजा जाता है ना, तो उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है। फ्यूज का काम क्या करता है दोस्तों? जैसे मान लो ये सप्लाई जा रही है, यहां पर फ्यूज लगा दिए, अब यहां से दोस्तों बैटरी के माध्यम से यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस में कोई भी मान लो ब्रेक डाउन हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, लोड ज्यादा हो गया, तो फ्यूज यही टूट जाएगा, आगे की सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इससे घर के किसी भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी उपकरण है, उसमें नुकसान होने की संभावना कम होती है। इसलिए आजकल हमारे घर में दोस्तों एमसी बॉक्स लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की चाल को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का यूज किया जाता है? एरोमीटर दोस्तों, किसका? एरोमीटर। एयर नाम आ रहा है ना, वहीं से समझ जाओ हवा आ रहा है, हवा निकल गई। उपकरण का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। कौन सा उपकरण होता है? गैल्वेनोमीटर। कौन सा होता है दोस्तों? सॉरी वोल्टमीटर, है ना, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर दोस्तों विभवांतर दे रखे है ना, विभवांतर को मापने के लिए दोस्तों वोल्टमीटर, करंट को मापने के लिए दोस्तों क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पवन बल को मापने का उपकरण कौन सा है दोस्तों? पवन बल। पवन बल क्या होता है? हवा का बल। अच्छा, पवन बोला किसे जाता है दोस्तों? पवन यहाँ पर बोला किसको जाता है बताइए? पवन हवाई होती है, और हवा को मापने का उपकरण कौन सा होता है दोस्तों? एनीमोमीटर यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। गैल्वेनोमीटर का क्या मापता है? अभी हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर आ जाए दोस्तों, गैल्वेनोमीटर मापता है, ये जो सुई होती है ना, ये गैल्वेनोमीटर होता है, और ये दोस्तों विद्युत धारा को मापता है कि कितना एम्पियर करंट आ रहा है दोस्तों किसी भी मीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया गया है? कौन सा लाया गया दोस्तों? हाइग्रोमीटर। क्या दोस्तों? हाइग्रोमीटर को लाया गया है। किसके लिए? वायु में नमी की मात्रा को मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूध की शुद्धता या घनत्व को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों? लैक्टोमीटर का। किसका? लैक्टोमीटर का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा है दोस्तों? बहुत ज्यादा तापमान, तो बहुत ज्यादा तापमान होगा तो उसके लिए दोस्तों पैरोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? पैरोमीटर की। विमान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? विमान में ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों, आप विमान की ऊंचाई मापोगे तो उसको अल्टीमीटर बोलते हैं। क्या? अल्टीमीटर। क्या बोला जाता है दोस्तों? अल्टीमीटर उसको बोला जाता है। आगे देखो, कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई को माप सकता है? फेदोमीटर। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, फेदोमीटर समुद्र की गहराई को माप सकता है। आगे देखो दोस्तों, अल्टीमीटर किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? अभी पढ़ा था ऊंचाई को, है ना, वायुयान की ऊंचाई को। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? अभी तो बताया था हमने, उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर। कौन सा? पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर का आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर दोस्तों कौन सा है? लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। लैक्टोमीटर कैसे है दोस्तों? लैक्टोमीटर भी दूध की मात्रा मापने को माप में नहीं करते हैं, यूज करते हैं। और जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों, वो भी घनत्व को बढ़ाता है। इस तरह से पानी में कोई वस्तु डाली जाती है तो वहां पर आर्किमिडीज का सिद्धांत यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है दोस्तों दूध की शुद्धता के लिए। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से घूम करके आ रहे हैं। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर का। अभी पढ़ा था ना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता मापने के लिए अभी पढ़ा है हाइग्रोमीटर। लास्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा, करंट। करंट को किससे मापते हैं दोस्तों? एमीटर से। इससे एमीटर से मापा जाता है। आई होता है ना, उसको एमीटर से मापते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन रेलवे के उसमें का सेट नंबर 1 का ए पार्ट था दोस्तों हमारा। और बचे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लाएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए और क्वेश्चन भी अधिक आ जाए दोस्तों। ठीक है, टाइम बहुत कम है, 1 महीने से कम समय बचा है। काउंटडाउन शुरू हो चुकी है दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन की, जेई की, आरपीएफ की, एनटीपीसी। तो अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। अब सिलेबस पढ़ने का वक्त नहीं है, मोस्ट एमसीक्यूज देखने का वक्त है। जितने ज्यादा क्वेश्चन सेट करोगे, पेपर देखोगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।